दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और मेरे साथ देख सकते हैं आप इस वक्त एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी हैं साथ में, जिन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली कमजोर हो गई है और अब आगे वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं पर अब उन्हीं से चर्चा करते हैं अगले की बीजेपी की कुंडली क्या कह रही है और कांग्रेस की कुंडली क्या कहती है। पार्टी की कुंडली कैसे देख पाते हैं सिद्धांत जी, आप किस तरह से देखेंगे और कितनी सटीक बनेगी और क्या आपकी भविष्यवाणी है इस पर? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। भाजपा की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और भाजपा की कुंडली की जो दशा अंतर्दशा इस वक्त चल रही है चंद्रमा की, मार्च 2018 से बीजेपी पार्टी की चंद्रमा की महादशा चल रही है जो चलेगी मार्च 2028 तक। इस वक्त वर्तमान में चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, शुरू हुई है बुध की अंतर्दशा चंद्रमा की महादशा में जनवरी 2024 से जो जून 2025 तक चलेगी। और बीजेपी की कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, यानी भाजपा की भी राशि के हिसाब से इस वक्त शनि की ढैया चल रही है और चंद्रमा का जो संबंध इस कुंडली में बना हुआ है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है और अभी तक जो अंतर्दशा थी चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा थी लास्ट, जिस शनि की अंतर्दशा में 3 राज्यों के चुनावों में उन्हें अप्रत्याशित सफलता ही कहूंगा मिल गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एमपी लग रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन वहां भी भाजपा जीत गई। राजस्थान में बीजेपी जीतेगी ये मैं बोल चुका था, लगभग उसी वक्त कहा था कि राजस्थान में बीजेपी जीत जाएगी, तेलंगाना में कांग्रेस आ जाएगी, ये उस वक्त के चुनावों के वक्त मैंने कहा था। शनि का संबंध मैं यहां ज्योतिषीय तथ्य के अनुसार आपको उत्तर देता हूं इस बात का। शनि का संबंध, शनि सिंह राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है और शनि सूर्य के नक्षत्र में थे, सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है बीजेपी की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में। तो शनि का संबंध भी 10वें भाव से बना हुआ था, यानी शनि की अंतर्दशा जो थी उसका संबंध भी 10वें भाव से बना हुआ था। अभी बुध की अंतर्दशा जो शुरू हुई है, ये बुध गुरु के नक्षत्र में है। अब बुध कुंभ राशि में 9वें भाव में है, 10वें से बुध का कोई संबंध नहीं है और गुरु के नक्षत्र में है। गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और चलित में गुरु दूसरे भाव से संबंध बना रहे हैं। तो गुरु का जो संबंध बना हुआ है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कोई भी ग्रह अपना फल देता है तो वो अपने नक्षत्र के माध्यम से देता है, यानी किसी भी ग्रह की जो अंतर्दशा होती है, वो ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है, वो नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा होता है उसका फल 90% मिलता है। तो बृहस्पति जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरा भाव घर है, तीसरा भाव दूसरा भाव मतलब स्थान परिवर्तन का भाव भी है, चलित में वो दूसरे में है, बृहस्पति तीसरे में बैठे हुए हैं। तो बुध का संबंध 9 से और सप्तम से नक्षत्र के माध्यम से 10वें से बना भी हुआ है, लेकिन वो बृहस्पति बैठा हुआ है खुद दूसरे भाव में, यानी प्लैनेट की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। और बुध 9वें में है, 9वां भाव जो है 10वें भाव का द्वादश भाव होता है, यानी 10वें भाव का व्यय दिखा रहा है। भाजपा की कुंडली भी इस वक्त कमजोर स्थिति में है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर बीजेपी की कुंडली भी कमजोर हो रही है। कई बार क्या होता है ना सिद्धांत जी, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे के लिए बड़ा लाभकारी होता है, एक के ग्रह बड़े ही कमजोर हैं लेकिन दूसरे के मजबूत होने की वजह से उसे सहारा मिल जाता है। तो अगर आज हम बीजेपी की कुंडली में उनके नेता भी हैं, खास तौर से उनके प्रधान नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली, अमित शाह की कुंडली, इस तरह के इन लोगों की कुंडली भी इसमें बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, मैं सही बोल रही हूँ तो काफी अहमियत रखती है। तो क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरी में कहीं मजबूती दे पाएंगे या उनके खुद के भी ग्रह कमजोर चल रहे हैं?
मोदी जी की कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि है उनकी। मिथुन लग्न की कुंडली भाजपा की कुंडली है, यानी पार्टी की जो कुंडली है मिथुन लग्न की, वो भी वृश्चिक राशि है, वहां भी शनि की ढैया चल रही है। यानी पार्टी की जो कुंडली है उसमें भी शनि की ढैया है, मोदी जी की कुंडली में भी शनि की ढैया चल रही है। और अमित शाह की जहां तक बात है, अमित शाह जी की मेष राशि है, लेकिन अमित शाह जी की कुंडली में भी मेष राशि के द्वादश भाव में इस वक्त राहु बैठे हुए हैं। और राहु अगर द्वादश भाव में हो, शनि द्वादश भाव में हो, सूर्य द्वादश भाव में हो, मंगल द्वादश भाव में हो, तो कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है नींद का भाव है, कंफर्ट का भाव है, बेडरूम कंफर्ट का भाव है, तो वो भी परेशानी वाली स्थिति ही है उनकी भी। हालांकि हाँ, अमित तो शाह जी कह रहे हैं ना कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83 रैलियां कर ली हैं। नहीं, रैलियां 100 कर ले, उससे क्या, मतलब कंफर्ट से तो बाहर है ना अभी। हाँ, तो कंफर्ट से बाहर तो वैसे रहते ही है, घूमते ही रहते हैं, लेकिन रैलियां वो कितनी भी कर लें, फल तो उनकी कुंडली के अनुसार आना है ना। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि इस बार बीजेपी की कुंडली भी कमजोर पड़ रही है, उनको बीजेपी को चलाने वाले हेड्स की भी कुंडली कमजोर पड़ रही है, तो ये वापस सत्ता का सुख नहीं ले पाएगी क्या बीजेपी कुल मिला? बहुत लेस चांसेस है। अच्छा, ये कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं 2019 और 14 के मुकाबले? 2019 और 2014 के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। मैंने एक असेसमेंट डाला है, यहां भी मैं बता देता हूं आपको। ज्योतिषीय गणना और आकलन के अनुसार सूर्य, उच्च का सूर्य जब जब राहु से कंप्रोमाइज कर देता है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है या शनि के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है, उस वर्ष सत्ता बदल जाती है। जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त सूर्य राहु के साथ कंप्रोमाइज हो गया था, यानी सूर्य पे राहु की दृष्टि थी या सूर्य राहु के साथ था, ऐसा ही कुछ था, लेकिन था पक्का। 2004 में सत्ता बदल गई। 2009 में उच्च का सूर्य, ना राहु की दृष्टि मिली ना शनि की दृष्टि मिली, कांग्रेस रिपीट कर गई। 2014 में उच्च के सूर्य पे शनि की दृष्टि थी, राहु की दृष्टि थी, जबरदस्त परिवर्तन हुआ, कांग्रेस बिल्कुल कम सीटों पे आ गई। 2019 में वापस सूर्य पे, यानी उच्च के सूर्य पे ना राहु की दृष्टि पड़ी ना शनि की दृष्टि पड़ी, बीजेपी फिर रिपीट कर गई, जैसे 2009 में कांग्रेस रिपीट कर गई थी। लेकिन 2024 में फिर वही स्थिति है, उच्च का सूर्य होने के पहले मीन राशि में कंप्रोमाइज कर गया था, अभी भी राहु की द्वादश दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, यानी सूर्य इस बार फिर कंप्रोमाइज हो गया है राहु और शनि के द्वारा। तो सत्ता परिवर्तन का ये एक बहुत मजबूत संकेत है, ऐसा मैं समझता हूं ज्योतिषी गणना के अनुसार, क्योंकि 4 लोकसभा चुनावों का उदाहरण मैंने दे दिया, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलकर कुंडली बनाकर मेरी बात को चेक कर सकता है। तो यानी कि अब ये स्थितियां जो हैं बीजेपी के लिए काफी ज्यादा खराब सामने आने लगी हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब एक रैपिंग मोड में जा रही है और कांग्रेस की कुंडली आप बता रहे हैं कि उसे मजबूती मिलने वाली है और थोड़ी बेहतर है। थोड़ी बेहतर मतलब क्या, एक गठबंधन के मोड में मजबूती मिल रही है या फुल फ्लैश कंट्रोल में जा रही है? नहीं, यहीं पर एक थोड़ी सी रुकावट है कि कांग्रेस की कुंडली बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। तो मेरा आकलन ये रहा है कि कांग्रेस 100, 120, 30, 40 तक सीटें ले आएगी, ऐसा लग रहा है मुझे, और गठबंधन के तौर पे ही कांग्रेस उभर सकती है। और 15 मई के बाद राहुल गांधी का संबंध, 15 मई के बाद राहुल गांधी की अंतर्दशा का संबंध दशम भाव से बन रहा है, तो 15 मई के बाद राहुल गांधी की स्थिति और मजबूत होगी। यानी कि 15 मई के बाद 4 जून की अहम तारीख जिस पर ये फैसला आ जाएगा, अगर मजबूत होगी स्थिति तो पहले से मजबूत होगी या वो कुर्सी पर काबिज होंगे। इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी से, तो आप अब अगले वाला एपिसोड देखिएगा, इससे अगले दिन सेम टाइम पर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी कमजोर स्थिति में जा रही है, कांग्रेस थोड़ा बेहतर स्थिति में जा रही है। कंफ्यूजन यहाँ ये है कि कौन अब कब्जा करेगा सत्ता पर, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।